आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है और नरेंद्र मोदी अब तो वापस आ गए हैं। 3 दिन अमेरिकन विजिट पे थे यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने वैसे तो यार नरेंद्र मोदी लगा शायद हमला करेंगे थोड़ा बांग्लादेश के। हेलो, एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो हेलो हेलो, ओके तो ठीक है। मुझे लगा शायद वॉइस तो नहीं चली गई, दोबारा से कनेक्ट किया। तो बात इतनी सी है कि मुझे लगा कि कुछ तो बोलेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश, बट कुछ बोला नहीं। ठीक है, अमन चैन की बात, अच्छी बात है, यही होनी ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा चाइना या बांग्लादेश के ऊपर बोलना चाहिए था। जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। बट हमको ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखने हैं। तो बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की कि आखिरकार क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन को समझना चाहिए कि 1945 तो है नहीं, ये 1945 नहीं है। 1945 में जो चीज़ें हुई अब वो चीज़ें शायद नहीं होंगी। बस एक मिनट आपका लूंगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सुपर अट्रैक्टिव है, वैसे आप भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं। हर कोई अट्रैक्टिव बनना चाहता है। प्यार में हम बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग नहीं आती हमको। जो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, क्या वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। बात है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी महंगी मिलती हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ता। हम 280 रुपए में लेके आए हैं। 20 घंटे की क्लासेस हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। 29 सितंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये शानदार कोर्स लाइव है। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन समिट, ठीक है, उसको एड्रेस किया, अच्छी बात है। बहुत कुछ बोला है कि देखिए गाजा, सूडान और मतलब ये सारी चीजें बताई हैं कि पीस की जरूरत है, अमन चैन की जरूरत है। हम सबको एक दूसरे के साथ जो है वो बिजनेस करना है, वो अच्छे, क्योंकि देखिए भारत, पूरी दुनिया परिवार है भारत का। तो 5 एरियाज पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नॉन अलाइनमेंट वर्क्स। देखिए, हमेशा भारत की हिस्टोरिकल पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की रही, जो कि मेरे हिसाब से शानदार है। बट इसके अपने रेपरकशन है। क्या 1962 में अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की? 1999 में भी अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की हमारी मदद। 2000 के बाद से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका के ऊपर ट्विन टावर अटैक हो गया। भारत की जरूरत थी, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है कि हिस्ट्री हमको यह सिखाती है कि नॉन अलाइनमेंट हमेशा अच्छा रहता है। हम किसी के दबाव में क्यों आए? हम सोवियत, देखिए हम कोई कमजोर देश तो है नहीं। पाकिस्तान या बाकी देश जो है वो तो दबाव में आएंगे, हमेशा कमजोर है, डिपेंडेंट है। हम तो ऐसे है नहीं। हम तो ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही महान सभ्यता, महान देश रहे। पाकिस्तान से हमसे टूट के बना, बांग्लादेश भी हमसे टूट के ही बना, ठीक है। तो हम किसी के प्रेशर में, लोग हमारे प्रेशर में आए ना। भारत एक सुपर पावर इसलिए बनेगा, था, है, रहेगा क्योंकि वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। उसको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। तो 1950s में भारत कितने 4 साल हुए थे, 4 साल था। बहुत लोगों ने तो भाई बोला भारत चल ही नहीं पाएगा। कुछ कहते हैं यहां पे मिलिट्री रूल लगा दो, सबको गलत साबित किया। जो ये बोल रहे थे उनका मिलिट्री रूल लग गया। लेकिन भारत ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को आगे रखा है। हमने फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशन में। हमने कोरियन वॉर में हमने जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें अपना हाथ बढ़ाया। और भारत जो है, देखिए यहां समझिए, उस समय ऐसा बोला जाता है कि नेहरू को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की गई थी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था लोकसभा में, ऐसा कोई ऑफर नहीं आता। लेकिन र्यूमर है, हो सकता है की भी गई हो 2 बार। लेकिन नेहरू ने चाइना को बोला, ब्लंडर की बोली जाती है, बट उन्होंने ये साफ किया था ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला था। अब अमेरिका नहीं बोला, सोवियत ने बोला। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि भारत का लेवल कहां है। भारत को भाई एक्सेप्ट की ना की, लेकिन यही बोलना कि आप आए हमारे साथ। वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों जीता ब्रिटेन? हमारी वजह से। 25 लाख भारतीयों ने शहादत दी, मतलब 25 लाख भारतीयों ने पार्ट लिया। उनकी खुद की कौन सी सेना थी? हमारे लोग लड़े ना। तो समझिए कि भारत ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 में, है ना। तो इसलिए हमारी सीट तो वैसे भी बनती है, बट यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो अलाउ ही नहीं करता है। भाई हम जो है वो 5 मेंबर न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन के मेंबर बनाए गए। नॉन अलाइनमेंट हमने फॉलो किया। जब कोल्ड वॉर शुरू था, सोवियत और अमेरिका किसको, तो हम नॉन अलाइंड रहे। उसमें इंडोनेशिया आया, इजिप्ट आया, ठीक है, चाइना आया, एवरीवन, चाइना तो नहीं मतलब एवरीवन वाज देयर, यूगोस्लाविया। तो ये चीज जो है ये हमारे फेवर में काम की। तो नॉन अलाइनमेंट हमेशा काम करती है। भारत जो है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, भारत एब्सटेन किया। पहली बार ऐसा हुआ है 2014 से, जैसे हमने फिलिस्तीन को फेवर किया है ओवर इजराइल। लेकिन 2014 के बाद से हम प्रो इजराइल थोड़ा हुए हैं।
नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए। इजराइल आज हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, हम फिलिस्तीन के साथ भी हमने, भाई आप देखिए नरेंद्र मोदी इधर व्लादिमीर पुतिन से मिलकर आते हैं और फिर वो व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मिलते हैं। यही नहीं, यूनाइटेड नेशन में अभी कल फिर वो जेलेंस्की से मिले, 3 बार जेलेंस्की से अभी तक मिल चुके हैं, इतना तो पुतिन से भी नहीं मिले। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, आप समझ रहे हो। तो अब जैसे बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका इंडिपेंडेंट स्टैंड है, वो भी भारत से जो है वो इंस्पायर हुए हैं कि अगर भारत का इंडिपेंडेंट स्टैंड है तो हम क्यों नहीं मिलिट्री सोल्यूशन को सबके सब बोल रहे ना। और भारत बता रहा है कि देखिए हम तो मीडिएट करने को तैयार हैं, इतनी ताकत बढ़ गई है हमारी कि आज देश ये कह रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि मीडिएट करवाओ, आप वॉर का युद्ध को रोकिए क्योंकि आपके पास ताकत है, आप युद्ध को रोक सकते हैं। समझ रहे हो। तो ये चीज है, क्यों वेस्ट खत्म हो रहा है, उसका दबदबा, यूरोप का दबदबा कम होता जा रहा है। एशिया जो स्पेशली साउथ एशिया जो है वो एक नया पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है। तो यहां पे अब आज जमाना बिल्कुल बदल गया, हम 1945 नहीं है और उसमें यूएन का रेलेवेंस कितना है वो आप देख ही रहे हो। चाइना इस समय भाई सऊदी ईरान को साथ लाने में चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जिसको एक्सिस ऑफ इविल बोला जा रहा है वो साथ में आ गए हैं। टर्की जो है उसने इंगेज किया। अफ्रीका जो है वो अब निकल रहा है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से। यूरोप, मैंने क्या बताया कि यूरोप खुद बंटता जा रहा है। यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम, जो यूरोप को हम इतना लिबरल मानते थे, आज वहां पे कई जगह न्यू नेजिज्म उभर रहा है, राइटिज्म, एक्सट्रीम राइट पार्टीज और एक्सट्रीम लेफ्ट वो उभर रही है। यूरोप में अलग अलग देशों में दंगे हो रहे हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन यही चीज है। तो आज भारत ने जो उस समय बोला था 1945 में जब लोग हंसे थे, वही रियलिटी हमको देखने को मिल रही है। अब यूनाइटेड नेशन एक कलेक्टिव वॉइस है, आपको लगता है यहां पे डिसीजन जो है दैट इज रेलेवेंट फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है ना। लेकिन हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी तो हर कोई चाहता है, हर कोई डेमोक्रेसी चाहता है, लेकिन वो खाली नाम की है। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहां पे आपको रियल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। आप एशिया में देख लो तो आपको 70-80% देश, 80% वहां डेमोक्रेसी नहीं है। अफ्रीका में तो कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, 1-2-3 देश को अपवाद है बस। यूरोप में है, यूरोप में भी पूरे यूरोप में नहीं है। अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी कहीं बहुत कम जगह है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है या तो चाहता हर कोई है, लेकिन लोगों को इतनी ताकत कोई नहीं दे रहा है। ग्लोबल साउथ, जो छोटी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ पे, उनको कलेक्टिव वॉइस यहां पे देखने को मिलती है। तो जैसे हम कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन को कोई रिलेवेंस नहीं, आप कभी भी ये आंसर, अगर आपसे सवाल पूछा जाए यूपीएससी में, तो आप ये आंसर कभी भी नहीं लिखेंगे कि यूएन एक बर्बाद संस्था है ना। यूएन जो छोटी देश है वो यूनाइटेड नेशंस पे ही डिपेंडेंट है। हमको नहीं भूलना चाहिए, जब कोई देश बर्बाद होता है तो यूनाइटेड नेशन ही सबसे पहले आता है। इराक और कतर का जो युद्ध हुआ, ठीक है, कुवैत का युद्ध 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ, तो उसमें सद्दाम हुसैन ने पीछे हटने से मना कर दिया। भाई एक तो कुवैत ने इतना पैसा दिया, फिर जब सद्दाम हुसैन से पैसा मांगा तो इराक ने बोला भाग ऐसे मारेंगे, इन्वेड कर दिया। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन से बोला रुको बेटा अभी बताते, सारे देश मिलके हमला कर दिया, तो हटना पड़ा इराक को। भारत ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत साथ दिया है। भारत के सबसे ज्यादा सैनिक जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो है वो गए हैं वेरियस मिशंस पे। तो ये चीज है, लेकिन वही है कि देखिए अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि अब नए नए डायनेमिक्स भी आ रहे हैं, जैसे G7, G20 या क्वाड, ठीक है, चाइना अपनी और SCO, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन इस चीजों से पीछे छूटता जा रहा है। फिर देखिए रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकला यूएन ने। इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं। वॉर तो चलता ही जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं। तो लोग सवाल तो उठाएंगे यूएन पे कि आखिरकार आप कर क्या रहे हो, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। यही कश्मीर का मुद्दा उस समय शुरुआत में यूनाइटेड नेशन बना था, जवाहरलाल नेहरू लेके चले गए, उनको लगा सोल्यूशन मिलेगा, बट नहीं मिला। समझ में आ गया कि सब पॉलिटिक्स है। तो भारत इस समय ग्लोबल साउथ समिट जो G20 हुई या फिर अफ्रीकन यूनियन को भारत ने G20 में एंटर कराया, तो यू नो दैट इज हैपनिंग, राइट। अब इसमें इंडिया कहां बैठता है फिट यूनाइटेड नेशन में। भाई आपको हर हाल में यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप भारत को देनी चाहिए, बट यूएन चार्टर को उसके लिए अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 108, 109 यही कहते हैं कि यूएन चार्टर को अमेंड करने के लिए सबकी सहमति होनी चाहिए, बट चाइना सहमत कभी होगा नहीं। बट टेक्निकली भारत को, जैसे अभी अमेरिका ने भी बोला कि भारत को तो परमानेंट मेंबरशिप आप दो,
तो अभी यूएन है, WTO है, IMF, वर्ल्ड बैंक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे, ठीक है ना, ताकि वही है कि ग्लोबल पावर को बैलेंस किया जा सके। अब इंडिया हमेशा से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म मांग रहा है कि आप इसको रिफॉर्म क्यों नहीं करते? ये कैसी, ये तो डिस्क्रिमिनेटिव, कोई अफ्रीका का नहीं है, जर्मनी नहीं है मेंबर, ठीक है, कोई साउथ अमेरिका का नहीं है, चाइना जो मेंबर है वो चाइना देख ही रहे हो, कौन आवाज है? चाइना एशिया की आवाज है, कोई इस्लामिक देश का मेंबर नहीं है, तो चाइना तो कोई आवाज है नहीं, चाइना तो बल्कि डोमिनेंस पैदा करे, तो आप उसको परमानेंट मेंबर कैसे? एक आतंकवादी शाहिद लतीफ या बाकी जितने भी, उसको चाइना वीटो करता है कि तुम यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट लिस्ट में नहीं आ सकते। तो आप मुझे बताइए कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तक नहीं मान रहा है, उसके कोई भी हो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, लेकिन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है जो ये माने कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, जो ये तक मानने को तैयार नहीं कि ना ये आतंकवादी नहीं है, उसने वीटो कर दिया तो सारे रेजोल्यूशन कैंसिल, तो इसका मतलब ये गलत है। तो भारत इसीलिए कहता है कि भैया मल्टीलेटरलिज्म लेके आओ यहां पे और यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करिए आप, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहेंगे, लड़ाइयां हमेशा होती रहेंगी, आप समझ रहे हैं। सिर्फ हम अपनी परमानेंट मेंबरशिप की बात नहीं कर रहे, आप सबको लेके आइए, क्योंकि देखिए प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। नेटो जो है वो यूरोप के लिए सिक्योरिटी, अब ये ज्यादातर रशियन, देखिए आप रशिया और यूक्रेन वॉर को देखो तो रशिया पूरी तरीके से गलत नहीं है, यूक्रेन को बार बार समझा रहा है कि मत करो मत करो, मत जाओ नेटो के पास, तुमको प्रॉब्लम क्या है? यूक्रेन गया भाई, अमेरिका तो एक्सपैंड करेगा भाई, वार्सो गया, वार्सो पैक्ट खत्म 1991 के बाद जब सोवियत टूटा, खाली नेटो बचा, अब नेटो एक्सपैंड करता जा रहा है। अब रशिया को डरता है ससुरा हमारे बॉर्डर पे आ जाएगा, अगर यूक्रेन मान लीजिए यूक्रेन चला गया नेटो के पास तो हमारे बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, रशिया ने इन्वेड कर दिया। तो पूरी तरीके से रशिया गलत नहीं है, चाइना का ट्रांसग्रेशन आप देख रहे हो, लेकिन इन सब में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? सिक्योरिटी जो है ये जीरो सम गेम नहीं है। इजराइल ईरान अभी इस समय बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ये वाला रीजन इनसिक्योर है, तेल के दाम बढ़ेंगे, हमारी बैंड बजेगी, है ना, हम दिक्कत में आएंगे। अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में तख्ता पलट हो रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं, सिविल वॉर अभी तक खत्म नहीं हुए, इंडो पैसिफिक रीजन खतरे में। तो हम ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत सिक्योर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो दुनिया से इनसिक्योर है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में युद्ध तो है ही है। तो अब उसको रोकने के लिए यूएन बनाया गया, लेकिन क्या यूएन हुआ? नहीं हुआ उसमें। लेकिन वही है सबसे बड़ी बात, ये सब मीनिंगलेस है, क्योंकि डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और जेंडर इक्वालिटी अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपने पेरिस क्लाइमेट गोल्स, ये अभी तक कुछ मीट नहीं हुआ है। एसडीजी चिल्ला रहा है यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये करो वो करो, ये ले जाओ वो उसको बना दो, उसको क्या हो रहा है? कोई भी देश इसको मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है यूएन ये वही मॉनिटर है क्लास का कि जो बता रहे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और इसी के ऊपर सब चौक फेंक के मारते हैं, कहीं प्लेन आ रहा है, कहीं चौक आ रही है, कहीं डस्टर उड़ रहे हैं, यही है हिसाब। कोई नहीं सुन रहा, नोबडी इज लिसनिंग, पर जाते हैं अटेंडेंस लेके आ जाते हैं कि हाँ चलो। तो इसमें टेक को एथिक्स से कंबाइन करना ही पड़ेगा, ताकि इसका मिसयूज जो है वो कम किया जा सके, ये भी यूनाइटेड नेशंस को देखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई में यूएन फेल है, कि उसने अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन की अलग अलग संस्थाएं हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है ना। भारत को काफी मदद मिली, लेकिन अगर वॉर्स की बात करें या तो वो रोकने में नाकामयाब रहा है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।